रायजादा हवेली के उस विशाल और ठंडे कमरे में सुबह की पहली किरण खिड़की के भारी पर्दों को चीरते हुए अंदर आई। लेकिन खुशी के लिए यह कोई नई सुबह नहीं, बल्कि एक खौफनाक नरक की शुरुआत थी। पूरी रात खुशी ठंडे फर्श पर घुटनों में सिर दिए बैठी रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन उसकी रूह छलनी थी। उसके बाबूजी पर लगा वो इल्ज़ाम, अर्नव की वो नफरत से भरी आंखें और उसके परिवार को तबाह करने की वो खौफनाक धमकी, सब कुछ उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। तभी दरवाजे का ताला एक भारी और कर्कश आवाज़ के साथ खुला। अर्नव सिंह रायजादा कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक गहरा काले रंग का सूट पहना हुआ था, जो उसके उस खूंखार और बेरहम व्यक्तित्व को और भी डरावना बना रहा था। उसके चेहरे पर अब वो बीती रात वाली दीवानगी या कशिश का नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर पे क्रूर पत्थर दिल और इंतकाम की आग में जलने वाला इंसान खड़ा था। अर्नव के जूतों की भारी आवाज़ उस शांत कमरे में गूंज रही थी। वो चलते हुए खुशी के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उठो! अर्नव की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक और एक सख्त आदेश था। खुशी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें रो रो कर लाल और सूजी हुई थी। उसने दीवार का सहारा लिया और कांपते हुए पैरों से खड़ी हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उन बेबस आंखों से उस इंसान को देखा जिसने एक ही रात में उसके सारे सपने, उसका वजूद, सब कुछ राख कर दिया था। अर्नव ने खुशी को सिर से पैर तक देखा। उसकी उस बेबसी को देखकर अर्नव के सीने में एक पल के लिए अजीब सी चुभन हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जबड़े को सख्ती से भींच लिया और अपने अंदर के उस हमदर्द को हमेशा के लिए मार दिया। उसने अपने हाथ में लिए कुछ कपड़े खुशी के मुंह पर दे मारे। वो बहुत ही साधारण बेरंग और हल्का सा सूती लिबास था, बिल्कुल किसी नौकरानी के कपड़ों जैसा। तुम्हारे पास 10 मिनट है, अर्नव ने अपनी ठंडी और भारी आवाज़ में कहा। ये कपड़े पहनो और नीचे भोजन कक्ष में आओ। मेरी मेज़ पर मेरा नाश्ता लगना चाहिए, और वो नाश्ता कोई नौकर नहीं तुम परोसेगी। और हाँ, याद रखना खुशी कुमारी गुप्ता, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार की चिता सजने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर अर्नव पलटकर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा फिर से बाहर से बंद कर दिया। खुशी वहीं ज़मीन पर गिरे उन कपड़ों को घूरती रही। उसकी मुट्ठियाँ कस गई। वो रोना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक गलती उसके बाबूजी और जीजी की जान ले सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के उस टूटते हुए हौसले को समेटा। 10 मिनट बाद खुशी नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थी। उस बेरंग लिबास में भी उसकी सादगी छुप नहीं पा रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। हवेली के सारे नौकर अपने काम रोककर उसे हैरानी और तरस भरी नज़रों से देख रहे थे। कल तक जो लड़की उनके मालिक से बेखौफ होकर लड़ती थी, आज वो एक बंधुआ गुलाम की तरह सिर झुकाए चल रही थी। अर्नव खाने की विशाल मेज के सिरे पर किसी क्रूर राजा की तरफ बैठा था। उसकी नज़रें सामने रखे अखबार पर थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान खुशी की उन हल्की हल्की आहटों पर था। खुशी कांपते हाथों से नाश्ते की तरी लेकर अर्नव के पास पहुंची। उसने चुपचाप खाना परोसना शुरू किया। अर्नव की वो तेज, महंगी और मर्दाना खुशबू, जो कल रात बंद गाड़ी में खुशी के होश उड़ा रही थी, आज उसे घुटन दे रही थी। खुशी ने जैसे ही गर्म चाय का प्याला अर्नव के सामने रखा, अर्नव ने जानबूझकर अपना हाथ जोर से हिलाया। प्याला छलक गया और गर्म चाय अर्नव के सूट की आस्तीन और मेज पर गिर गई। यह क्या बदतमीजी है! अर्नव इतनी जोर से दहाड़ा कि हवेली के सारे नौकर डर के पीछे हट गए। खुशी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने घबरा कर एक कपड़ा उठाया और मेज साफ करने लगी। तुम्हें यह काम ढंग से नहीं आता? अर्नव ने अपनी जगह से उठते हुए खुशी की कलाई को इतनी जोर से दबोचा कि खुशी के मुंह से दर्द की एक सिसकारी निकल गई। अर्नव ने खुशी को अपनी तरफ खींचा। उन दोनों के बीच अब मेज की कोई दूरी नहीं थी। अर्नव का गुस्सा इतना खौफनाक था कि उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो खुशी को वहीं भस्म कर देना चाहती थी। हमने जानबूझकर नहीं किया, खुशी ने दर्द से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जानबूझकर तो तुम्हारे उस धोखेबाज बाप ने किया था। अर्नव ने खुशी की कलाई को और भी जोर से मरोड़ते हुए कहा। तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार के पीठ में छुरा घोंपा था, और आज तुम उस दर्द की कीमत चुकाओगी।
खुशी ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसके बाबूजी का अपमान उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसका वो लखनवी स्वाभिमान उस खौफ पर भारी पड़ गया। हमारे बाबूजी धोखेबाज नहीं हैं। खुशी भी उसी तेज आवाज में चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं बल्कि बगावत थी। आप गलतफहमी का शिकार हैं मिस्टर रायजादा। हमारे बाबूजी एक बेकसूर इंसान है और हम यह साबित करके रहेंगे। अर्नव ने खौफनाक और कड़वी हंसी हंसी। उसने खुशी की कलाई को झटके से छोड़ा और अपना हाथ खुशी की गर्दन के पीछे ले जाकर उसके बालों को मुट्ठी में कस लिया। उसने खुशी का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब खींच लिया। उन दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि अर्नव की वो सुलगती हुई गर्म सांसें खुशी के कांपते हुए होठों और उसके आंसुओं से भीगे गालों से टकरा रही थी। तुम साबित करोगी? अर्नव ने बेहद धीमी और खतरनाक आवाज में फुसफुसाया। तुम्हारी औकात क्या है खुशी? तुम अब सिर्फ मेरी एक मुट्ठी की धूल हो जिसे मैं जब चाहूँ तब मसल सकता हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरी मोहताज है। तुम इस हवेली से बाहर कदम तक नहीं रख सकती। साबित करना तो बहुत दूर की बात है। अर्नव की उंगलियां खुशी के बालों में इतनी सख्ती से कसी थी कि खुशी को भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन खुशी ने अपनी नजरें नहीं झुकाई। वो अर्नव की उन लाल सुलगती हुई आंखों में सीधा देख रही थी। उस नज़दीकी में, उस भयंकर नफरत के बीच भी एक अजीब सी बेकाबू और जानलेवा कशिश थी। अर्नव का शरीर खुशी के शरीर से लगभग छू रहा था। खुशी की तेज धड़कनें अर्नव को अपने ही सीने पर हथौड़े की तरह बजती हुई महसूस हो रही थी। अर्नव का दिमाग कह रहा था कि वो इस लड़की को दूर धकेल दे, उसे ज़मीन पर फेंक दे, लेकिन उसका जिस्म खुशी की उस छुअन, उसकी उस चमेली जैसी भीनी भीनी महक के आगे बेबस हो रहा था। अर्नव की नज़रें अचानक खुशी की आंखों से फिसलकर उसके कांपते हुए लाल होठों पर जाकर टिक गई। वहाँ खड़े सारे नौकरों ने अपनी नज़रें झुका ली थी। आप हमें कैद कर सकते हैं। खुशी की आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक आग थी। हमारे परिवार को डरा सकते हैं, लेकिन आप सच को नहीं बदल सकते। और एक दिन जब आपको सच पता चलेगा, तब आप खुद अपनी इस नफरत के बोझ तले घुट घुट कर मरेंगे। अर्नव के जबड़े सख्त हो गए। उसने अपने चेहरे को खुशी के चेहरे के और भी करीब कर लिया, इतना करीब कि उनके होठ एक दूसरे को लगभग छू रहे थे। मुझे सच और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्नव ने खुशी के होठों के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा कम और एक खौफनाक जुनून ज़्यादा था। मुझे सिर्फ तुम्हारी तड़प से फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे उस गुरूर को टूटते हुए देखना चाहता हूँ। अर्नव की गर्म और भारी सांसों की उस छुअन से खुशी के शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। वो इंसान उसे बर्बाद कर रहा था, लेकिन उसकी उस नज़दीकी में एक ऐसा नशा था जो खुशी की रूह को सून कर रहा था। अर्नव का अंगूठा धीरे से उठा और उसने खुशी की गाल पर गिरे हुए आंसू को बहुत ही बेरहमी से पोंछ दिया, लेकिन उस बेरहमी में भी एक अनजाना सा अधिकार था। अचानक अर्नव ने खुशी को एक झटके से खुद से दूर धकेल दिया। खुशी लड़खड़ाकर पीछे रखी मेज से जा टकराई। अर्नव तेजी से मुड़ा। उसने अपना कोट उठाया और बिना खुशी की तरफ एक भी नज़र डाले अपने भारी कदमों से हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे खुद पर अपनी उस अचानक आई कमजोरी पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़की को सजा देने आया था, लेकिन उसके इतने करीब जाकर वो खुद अपनी ही सजा बन गया था। खुशी वहीं मेज के सहारे खड़ी रही। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां उसका दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। अर्नव की वो नफरत भरी बातें उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसकी त्वचा पर अभी भी अर्नव की उंगलियों की वो गर्म और खुरदरी छुअन बाकी थी। यह सिर्फ एक सजा नहीं थी, यह एक ऐसा खौफनाक खेल बन चुका था जिसमें नफरत और प्यार की सारी हदें मिट चुकी थी। और खुशी जानती थी कि इस आग के दरिया से उसे खुद ही गुजरना होगा, क्योंकि अर्नव सिराजदादा अब उसका मुकद्दर बन चुका था। एक ऐसा मुकद्दर जो उसे हर पल जलाएगा, लेकिन कभी राख नहीं होने देगा। AR डिजाइन्स के हेड ऑफिस में अब माहौल बदल चुका था।
वो राक्षस जो अपनी मर्जी का मालिक था, अब अपनी ही हवेली और अपने ही ऑफिस में एक अजीब सी बेचैनी में जी रहा था। वजह खुशी, वो लड़की जो उसकी नज़रों के सामने थी, लेकिन जिसे वो छू कर भी अपना नहीं पा रहा था। वो उसे जलील करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो उससे बात करता तो खुद अर्नव का दिमाग फट जाता। उस दिन ऑफिस में एक भयंकर गर्मी थी। अर्नव अपने केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था, पर उसका पूरा ध्यान उस सीसीटीवी स्क्रीन पर था, जहां खुशी अपने नए काम आर्काइव्ड फाइलिंग में लगी थी। वो पागल लड़की धूल से सने हुए बाल बिखर रही थी, पर वो गुनगुना रही थी। उसे डर नहीं था, उसे पछतावा नहीं था। अर्नव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झटके से अपनी डेस्क छोड़ी और सीधा उस स्टोरेज रूम में पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही अर्नव की दहाड़ सुनाई दी। क्या मजाक चल रहा है ये? खुशी चौंकी नहीं। उसने धीरे से सिर उठाया और अर्नव को देखा। उसकी आंखों में पुराना खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हंसी थी। क्यों मिस्टर रायजादा, काम में डिस्टरबेंस हो रही है? हम तो बस बोरियत मिटाने के लिए गाना गा रहे थे। पता है आपकी इस पुरानी फाइलों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। अर्नव उसके पास गया, टेबल पर अपना हाथ पटका और झुका। मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए कहा था, तमाशा करने के लिए नहीं। और तुम ये हंसी बंद करो इसे। खुशी उसके चेहरे के बिल्कुल पास आई। उसकी आंखों में झांका। हंसी? आपको हंसी से दिक्कत है अर्नव सिराजादा, या इस बात से कि हम आपकी नफरत के बाद भी खुश हैं? अर्नव खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, पर अंदर कहीं गहरी कसमकस। तुम खुश नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी है। तुम रोनी चाहिए थी, तुम्हें टूटनी चाहिए थी। तो आप क्या चाहते हैं? खुशी अब उसके बिल्कुल करीब थी। हम आपके पैरों में गिरे, रो रो कर कहें कि बाबूजी ने कुछ नहीं किया? हम वो नहीं करेंगे जो हमने किया ही नहीं। उसका जुर्म हम क्यों कबूल करें? आपकी ये नफ़रत, ये जेल, ये सब हमें नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी ये नफ़रत सिर्फ नफ़रत नहीं है, ये आपका डर है। आप डरते हैं अर्नव, डरते हैं कि अगर आप हमसे नफ़रत करना बंद कर देंगे तो आप खाली हो जाएंगे। अर्नव का चेहरा तमतमा उठा। उसने खुशी की गर्दन के पास अपना हाथ ले जाकर दीवार पर मारा। तुम बहुत बोल रही हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे समझती हो? मैं वो हूँ जिससे मौत भी डरती है। मौत आपसे डरती होगी, पर हम नहीं। खुशी ने बिना पलक झपकाए कहा, क्योंकि हम जानते हैं अंदर ही अंदर आप भी एक बच्चे की तरह हैं, जिसे बस प्यार चाहिए, पर आपने उसे नफरत की परतों में छुपा लिया है। अर्नव, आप इतने भी बड़े राक्षस नहीं हैं जितना आप खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका ये गुस्सा, ये चिल्लाना, ये सब बस आपकी कमजोरी छिपाने के तरीके हैं। अर्नव को लगा जैसे किसी ने सीधे उसके दिल पर वार किया हो। ये लड़की उसके अंदर का वो सच बोल रही थी, जिसे उसने खुद से भी छुपा रखा था। उसका सांस लेना भारी हो गया। वो पागल होने लगा था। उसने खुशी को अपनी बाहों में लिया, उसे दीवार से सटाया और जोर से हिलाया। पागल हो तुम, पूरी तरह से पागल, अर्नव चिल्लाया। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, पर ये मन, ये दिमाग, ये सब कुछ बस तुम्हारी तरफ भागता है। क्या जादू किया है तुमने? क्यों हर सेकंड मुझे बस तुम्हारा चेहरा दिखता है? क्यों मुझे तुम्हारी आवाज़ के बिना घुटन होती है? अर्नव का कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। वो पागलों की तरह खुशी के चेहरे को चूमने लगा। उसके माथे पर, उसकी आंखों पर, उसके गालों पर। ये रोमांस नहीं था, ये एक बेतहाशा दीवानगी थी। खुशी भी अपनी जगह स्तब्ध थी। वो उसे दूर धकेलना चाहती थी, पर उसका शरीर अर्नव के उस जुनूनी स्पर्श के सामने पिघल रहा था। अर्नव, रुकिए, खुशी ने हाँफते हुए कहा। नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा। अर्नव ने उसकी कमर को जकड़ लिया, जैसे वो उसे अभी का अभी अपनी रूह में समा लेना चाहता हो। तुमने कहा ना मुझे प्यार चाहिए, तो लो, मैं तुम्हें प्यार नहीं, वो पागलपन दूंगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। अर्नव उसे उठाकर कमरे के कोने में ले गया, जहाँ अंधेरा था। वहाँ कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ उनकी धड़कनों का शोर था। अर्नव का व्यवहार अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने खुशी की कमीज के बटन्स पर हाथ रखा, पर खुशी ने उसे रोक लिया। अर्नव, ऐसे नहीं। खुशी ने उसकी आंखों में देखा। ऐसे तो आप सिर्फ अपना गुरूर शांत करेंगे। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो वो दिखाइए जो आपके अंदर है। वो टूटा हुआ अर्नव, न कि ये माफिया अर्नव। अर्नव का हाथ रुक गया। वो लड़खड़ाकर दीवार से टिक गया। उसने अपने बाल नोचे।
तुम मुझे मार डालोगी खुशी, तुम्हारी ये बातें ये मुझे मार डालेंगी। तो मर जाइए। खुशी उसके पास आई, उसके माथे से अपना माथा टिकाया। मर जाइए उस घमंडी अर्नव के लिए और एक नए इंसान की तरह हमारे साथ जीवन जी कर देखिए। हम आपसे नफरत नहीं करना चाहते, पर हम आपकी इस नफरत के खिलौने भी नहीं बनेंगे। उस पल अर्नव सिंह रायजादा का वो सारा खौफनाक नकाब गिर गया। वो जमीन पर बैठ गया और अपना चेहरा खुशी के पेट में छुपा लिया। वो रोया नहीं, पर वो कांप रहा था। ये वो पल था जहाँ एक माफिया किंग ने अपनी जीत नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी हार स्वीकार कर ली थी। खुशी ने उसके बालों को सहलाया। उसे समझ आ गया था कि उसे अर्नव को जीतना नहीं है, उसे अर्नव को उसके अपने ही डर से आज़ाद करना है। लेकिन हवेली के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था जो ये सब देख रहा था। अर्नव का सबसे बड़ा दुश्मन, जो अब जानता था कि अर्नव की आखिरी कमजोरी भी उसकी गोद में है। लेकिन दफ्तर की उस 14वीं मंजिल की बड़ी सी कांच की खिड़की के पार दूर सामने वाली एक निर्माणाधीन इमारत के अंधेरे में कोई खड़ा था। एक दूरबीन के जरिए अर्नव का सबसे बड़ा दुश्मन राजदीप यह सब देख रहा था। राजदीप के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह जान गया था कि शहर का वह बेखौफ माफिया किंग अब निहत्था हो चुका है। अर्नव सिंह रायजादा की सबसे बड़ी और इकलौती कमजोरी अब उसकी ही बाहों में थी। उस धूल भरे और अंधेरे कमरे में कुछ पलों तक सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ गूंजती रही। अर्नव का कांपता हुआ शरीर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। अर्नव ने बहु धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी वो आंखें जो हमेशा लाल और खुखार रहती थी, आज उनमें एक अजीब सी नमी और भयंकर थकान थी, जैसे कोई मुसाफिर बरसों से एक रेगिस्तान में भटक रहा हो और आज उसे पानी मिला हो। उसने खुशी के चेहरे को देखा। खुशी की आंखों में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी करुणा थी जिसने अर्नव के अंदर तक को झकझोर दिया था। अर्नव बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठा। उसने खुशी का हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार उस पकड़ में कोई जोर जबरदस्ती या दर्द नहीं था। वह पकड़ बहुत नाजुक, बहुत सुरक्षित और अधिकार से भरी थी। चलो यहाँ से, अर्नव ने बेहद धीमी और भारी आवाज़ में कहा। खुशी ने कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। दफ्तर के उस सन्नाटे को चीरते हुए अर्नव उसे सीधा पार्किंग में अपनी गाड़ी तक ले आया। गाड़ी का सफ़र पूरी तरह खामोश था। बाहर शहर की जगमगाती बत्तियां पीछे छूट रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर एक ऐसा सुकून था जो उन दोनों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अर्नव बार बार अपनी कनखियों से खुशी को देख रहा था, जो थकान के मारे सीट से सीट टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। रायजादा हवेली। रात 11 बजे। हवेली पहुंचते ही अर्नव ने खुशी को उस कैद वाले कमरे में नहीं, बल्कि सीधा अपने आलीशान कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठाया। तुम आराम करो, अर्नव ने एक मखमली चादर खुशी के ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अनजानी सी फिक्र थी। आप कहाँ जा रहे हैं? खुशी ने उसकी कमीज का कोना पकड़ते हुए पूछा। अर्नव वहीं रुक गया। उसने खुशी के हाथ को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मुझे कुछ जवाब चाहिए खुशी। तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर के उस सच को हिला दिया है जिस पर मैं सालों से यकीन करता आ रहा था। बस कुछ देर सो जाओ, मैं यहीं हूँ। अर्नव कमरे से बाहर निकला और सीधे हवेली के उस हिस्से में गया जहाँ उसका निजी स्टडी रूम था। वहाँ पहुँचते ही उसने अपने सबसे खास आदमी विक्रम को बुलवाया। विक्रम, आज से 5 साल पहले वाले उस हादसे के सारे दस्तावेज, सारी रिपोर्ट और वो कागजात जिन पर खुशी के पिता के दस्तखत थे, मुझे वो सब अभी इसी मेज पर चाहिए। अर्नव की आवाज़ में एक सर्द और खौफनाक गंभीरता थी। विक्रम ने कुछ ही मिनटों में एक भारी सा सूटकेस अर्नव की मेज पर ला रखा। रात गहरी होती जा रही थी। अर्नव अपनी कुर्सी पर बैठा उन पुराने और पीले पड़ चुके पन्नों को पागलों की तरह पलट रहा था। खुशी की वो बात, हमारे बाबूजी बेकसूर हैं, आप गलतफहमी का शिकार हैं, उसके दिमाग में किसी हथौड़ी की तरह बज रही थी। अर्नव ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस उठाया और उस मुख्य दस्तावेज पर हुए खुशी के पिता के दस्तखत को बहुत बारीकी से देखने लगा। अचानक अर्नव के हाथ रुक गए। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने दराज से खुशी के पिता की एक पुरानी बैंक पासबुक निकाली जो उसने तहकीकात के वक्त जब्त की थी।
उसने दोनों दस्तखतों को साथ रखा। नंगी आंखों से देखने पर वो एक जैसे लगते थे, लेकिन लेंस के नीचे साफ दिख रहा था कि दस्तावेज वाला दस्तखत किसी ने बहुत रुक रुक कर और दबाव बनाकर किया था। वह एक साफ जालसाजी थी। अर्नव ने जल्दी से उस दस्तावेज के नीचे गवाहों के नाम पढ़े। उनमें से एक नाम के आगे जो मुहर लगी थी, वह राजदीप की एक पुरानी फर्जी कंपनी की थी। अर्नव के हाथों से वह दस्तावेज छूटकर मेज पर गिर पड़ा। कमरे का सन्नाटा उसे खाने दौड़ने लगा। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसके सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने खंजर घोंप कर उसे घुमा दिया हो। यह मैंने क्या कर दिया? अर्नव के गले से एक घुटी हुई दर्द भरी आवाज़ निकली। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह राजदीप की बिछाई हुई एक साजिश थी। राजदीप ने अर्नव के परिवार को बर्बाद करने के लिए एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया था और इल्ज़ाम खुशी के गरीब और बेबस पिता पर डाल दिया था। और अर्नव ने क्या किया? उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना हर एक दिन उस बेकसूर इंसान से नफरत करने में बर्बाद कर दिया। लेकिन बात सिर्फ उस बेकसूर इंसान की नहीं थी, बात खुशी की थी। अर्नव को अपने वो सारे जुल्म याद आने लगे। उसने खुशी को सजा दी, उसे जलील किया, उसे दर्द दिया, उसे डरा कर एक अंधेरे नरक में धकेल दिया, और वह सब एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर था। अर्नव अपनी कुर्सी से उठा। वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसका वह माफिया किंग वाला सारा गुरूर आज चकनाचूर हो चुका था। वह एक ऐसा हारा हुआ टूटा हुआ इंसान बन गया था जिसे खुद अपनी परछाई से घिन आ रही थी। वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकला। उसे अभी इसी वक्त खुशी के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगनी थी। उसे बताना था कि वह कितना बड़ा मुजरिम है। लेकिन जैसे ही अर्नव अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा, हवेली के बाहर रात 2 बजे अचानक हवेली के चारों तरफ लगे सुरक्षा सायरन पागलों की तरह चीखने लगे। पूरी हवेली की बत्तियां एक झटके में बुझ गई। अर्नव वहीं रुक गया। उसके अंदर का वह खूंखार दरिंदा जो पछतावे में डूब रहा था, सायरन की आवाज़ सुनते ही एक झटके में बाहर आ गया। वह समझ गया कि क्या हो रहा है। राजदीप को पता चल गया था कि अर्नव का ध्यान अब अपनी हिफाजत से हटकर खुशी पर आ गया है, और यही हमला करने का सबसे सही वक्त था। विक्रम अंधेरे में दौड़ता हुआ ऊपर आया। उसके हाथ में एक भारी मशीन गन थी। बॉस, राजदीप के लोग, उन्होंने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है। पीछे के दरवाजे को बम से उड़ा दिया गया। वो अंदर घुस आए हैं। विक्रम की आवाज़ में घबराहट थी। अर्नव के चेहरे पर जो पछतावा था वह एक खौफनाक और कातिलाना गुस्से में बदल गया। लेकिन आज यह गुस्सा अपने गुरूर के लिए नहीं था। आज यह गुस्सा अपने उस दुनिया को बचाने के लिए था जो उस कमरे में सो रही थी। उसने अपनी बेल्ट से लोडेड गन निकाली। हवेली के सारे दरवाजे लॉक करो। राजदीप आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। अर्नव ने अपनी सर्द आवाज़ में हुक्म दिया और तेजी से बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। खुशी सायरन की आवाज़ सुनकर घबराहट में उठ बैठी थी। कमरे में घूप अंधेरा था। अर्नव, क्या हो रहा है ये? खुशी ने डरते हुए पूछा। अर्नव उसके पास गया। उसने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर से उठाया। तैयार हो जाओ, अर्नव ने उसे अपने पीछे खींचते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी और सुरक्षा का गहरा भाव था। हमें यहाँ से निकलना होगा। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी थी। कांच के शीशे टूटने की भारी आवाज़ें आ रही थी। पर कौन है वो लोग? खुशी ने अर्नव के पीछे छुपते हुए पूछा। वो सच जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ नहीं पाया। अर्नव ने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकते हुए कहा, तुम्हारे बाबूजी बेकसूर हैं खुशी, और मुझे यह सच बहुत देर पता चला। आज जो मौत बाहर खड़ी है वह मेरी उसी गलती का अंजाम है। खुशी अवाक रह गई। अर्नव ने यह मान लिया था कि उसके बाबूजी बेकसूर हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अर्नव ने उसे कसकर पकड़ लिया और बेडरूम के पिछले रास्ते से हॉल की सीढ़ियों तक तरफ भागा। राजदीप के हथियार बंद गुंडे हवेली के हॉल में घुस चुके थे। अर्नव ने खुशी को सीढ़ियों के पीछे छुपाया और खुद बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगा। उसका निशाना अचूक था। जो भी सामने आ रहा था वह अगले ही पल लाश बन रहा था। अर्नव का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कोई भी गोली खुशी तक ना पहुंच सके। तभी सामने के मुख्य दरवाजे से राजदीप ताली बजाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथों में बंदूकें थी। वाह, क्या नज़ारा है! शहर का सबसे बड़ा पत्थर दिल इंसान आज एक लड़की के पीछे छुप रहा है। राजदीप जोर से हंसा। अर्नव ने अपनी गन राजदीप की तरफ तान दी।
आज तेरी मौत पक्की है राजदीप। तूने मुझे धोखे में रखा, मेरे परिवार को बर्बाद किया। मौत मेरी नहीं तेरी पक्की है अर्नव। राजदीप की नज़रें सीढ़ियों के पीछे छिपी खुशी पर गड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मुझे तुझे नहीं मारना, मुझे तेरी जान निकालनी है। कहते ही राजदीप ने अपनी गन का रुख अर्नव से हटाकर सीधा खुशी की तरफ कर दिया। नहीं, अर्नव की वह दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। राजदीप ने ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरती हुई खुशी की तरफ बढ़ी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। अर्नव ने बिना एक सेकंड सोचे खुशी की तरफ एक लंबी छलांग लगाई। उसने खुशी को अपने मजबूत सीने से जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिराया और खुद उन दोनों के बीच एक लोहे की ढाल बनकर खड़ा हो गया। गोली की वह खौफनाक आवाज़ गूंजी। गोली सीधे अर्नव के पेट के निचले हिस्से को चीरती हुई अंदर धंस गई। अर्नव के मुंह से खून की एक हल्की सी फुहार निकली। उसका शरीर एक झटके से पीछे की तरफ हुआ, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा। उसने अपने दांतों को सख्ती से भींचा, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और गिरते हुए भी अपनी गन से सीधा राजदीप के माथे के बीचों बीच निशाना लगा दिया। राजदीप की आंखें फटी की फटी रह गई और वह सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, हमेशा के लिए ख़त्म। बॉस को मरता देख बाकी गुंडे अपनी जान बचाकर हवेली से भाग खड़े हुए। पूरे हॉल में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। अर्नव की गन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और फिर वह खुद घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अर्नव! खुशी की वह चीख किसी भी इंसान का कलेजा चीर सकती थी। वह पागलों की तरह रेंगती हुई अर्नव के पास पहुंची। अर्नव अपनी पीठ के बल फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी सफ़ेद कमीज अब पूरी तरह से गहरे लाल रंग से भीग चुकी थी और खून तेजी से बाहर बह रहा था। नहीं, नहीं अर्नव, आंखें खोल कर रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। खुशी ने अपने दुपट्टे को फाड़ा और पूरी ताकत से अर्नव के उस गहरे घाव को दबा दिया। उसके हाथ, उसके कपड़े सब अर्नव के खून से सन चुके थे। विक्रम, कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज़ कोई मदद करो। खुशी दहाड़ मार कर रो रही थी। अर्नव का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत भारी और छोटी हो रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने कांपता हुआ खून से सना हाथ उठाया और खुशी के आंसुओं से भीगे गाल पर रख दिया। खुशी! अर्नव की आवाज़ इतनी धीमी थी कि खुशी को उसके होठों के पास अपना कान ले जाना पड़ा। मत रो, मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है। चुप रहिए आप, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। खुशी ने उसका हाथ कसकर अपने चेहरे से लगा लिया। अर्नव के होठों पर एक बहुत ही सूखी और दर्द भरी मुस्कान आई। मुझे खुशी है कि यह गोली मुझे लगी। अगर तुम्हें खरोच भी आती तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अर्नव प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। अर्नव की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी और खुशी को देखते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है खुशी। मैंने उस बेकसूर इंसान से नफरत की और तुम्हें उस नरक में धकेला। मुझे माफ़ मत करना, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मरने से पहले एक सच सुन लो। अर्नव की आंखें बंद होने लगी थी। मैं तुमसे नफरत नहीं करता था खुशी। मैं डरता था कि अगर मैंने तुम्हें मान लिया तो मेरा वो नकाब, मेरी वो ताकत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज वो नकाब ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ खुशी, सिर्फ तुम्हारा। अर्नव का हाथ खुशी के गाल से खिसककर ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई और उसका शरीर शांत पड़ गया। अर्नव आंखें खोलिए। नहीं, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्नव! खुशी उस खामोश हॉल में अर्नव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका वह दर्द और उसकी वह चीख उस रात की गवाह बन गई। 6 महीने बाद समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। राजादा हवेली आज बहुत शांत थी, लेकिन यह कोई डरावना सन्नाटा नहीं था। यह एक सुकून भरी खामोशी थी। हवेली के पीछे वाले बड़े से बगीचे में सूरज डूब रहा था। वहाँ रखी एक आरामदायक कुर्सी पर अर्नव सिराजादा बैठा था। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। आईसीयू में महीनों मौत से लड़ने के बाद वह वापस तो आ गया था, लेकिन वह गोली उसके शरीर में गहरे निशान छोड़ गई थी। अब वह कोई माफिया किंग नहीं था। उसने अपनी कंपनी का सारा गैर कानूनी और ख़तरनाक काम हमेशा के लिए बंद कर दिया था और बाकी का बिजनेस एक बोर्ड को सौंप दिया था। अर्नव की नज़रें सामने डूबते हुए सूरज पर थी।
तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट हुई। खुशी। उसने एक बहुत ही प्यारा सा आसमानी रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी बेखौफ चमक और एक नया सुकून था। उसके हाथ में एक कटोरी थी। दवाइयों का वक्त हो गया है मिस्टर रायजादा, खुशी ने बिल्कुल अपने पुराने चुलबुले अंदाज में कहा। अर्नव ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी उन आंखों में अब कोई गुरूर, कोई नफरत या कोई खौफनाक आग नहीं थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक गहरी अथाह मोहब्बत थी। मुझे अब इन कड़वी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी ने आगे बढ़कर कटोरी मेज पर रखी और अर्नव के घुटनों के पास जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ अर्नव के घुटनों पर रखे और उसकी आंखों में देखा। तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? खुशी ने प्यार से पूछा। अर्नव ने अपना हाथ उठाया और खुशी के बालों को बहुत नरमी से सहलाया। तुम्हारी। उस दिन अगर वो गोली मुझे नहीं लगी होती खुशी, तो मैं शायद कभी उस दर्द को नहीं समझ पाता जो मैंने तुम्हें दिया था। मैं हमेशा उस पछतावे के साथ जीऊँगा। पछतावे को अब पीछे छोड़ दीजिए अर्नव, खुशी ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। वह घमंडी और क्रूर अर्नव उस रात मर चुका था। आज जो इंसान मेरे सामने बैठा है वह मेरी ज़िंदगी है। हमने आपको उस दिन माफ़ कर दिया था, जिस दिन आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए गोली खाई थी। अर्नव की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने धीरे से खुशी को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा खुशी, अर्नव ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। कभी नहीं, हम जाना भी नहीं चाहते, खुशी ने मुस्कुराते हुए अर्नव के सीने पर अपना सिर रख दिया। लेकिन एक शर्त है। क्या? वो खौफनाक वाली आंखें। अब कभी मुझे मत दिखाना, वरना मैं सच में भाग जाऊंगी, खुशी ने हंसते हुए कहा। अर्नव पहली बार अपनी ज़िंदगी में दिल खोलकर हंसा। उस डूबते हुए सूरज की गवाही में नफरत और गुरूर की वह खौफनाक जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अर्नव सिरायजादा की उस अंधेरी दुनिया में खुशी वो रोशनी बनकर आई थी, जिसने ना सिर्फ उसके अंदर के राक्षस को मारा था, बल्कि उसे फिर से जीना सिखा दिया था। लेकिन गहरे घाव, चाहे शरीर के हो या रूह के, उन्हें भरने में वक्त लगता है। अर्नव की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके मन के अंदर का वह अपराध बोध, वह गिल्ट अभी भी किसी खामोश जहर की तरह उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। खुशी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि इस खुखार शेर को पालतू तो बना लिया गया है, लेकिन इसके अंदर के उस दर्द को मिटाना भी बाकी है। रात के 2:30 बजे रायजादा हवेली कमरे में घूप अंधेरा था। एसी की हल्की सी आवाज़ के अलावा वहाँ गहरा सन्नाटा था। खुशी गहरी नींद में थी। उसका सिर अर्नव के सीने पर रखा हुआ था। अचानक अर्नव का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगी। बंद आंखों के पीछे उसे फिर से वही खौफनाक मंजर दिख रहा था। राजदीप की बंदूक, खुशी की तरह बढ़ती हुई गोली और खुशी का खून से सना हुआ शरीर। नहीं, खुशी नहीं। अर्नव एक झटके से हाँफता हुआ उठ बैठा। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वह अंधेरे में पागलों की तरह खुशी को ढूंढने लगा। खुशी उसकी इस अचानक हरकत से जाग गई। उसने तुरंत बेड साइड लैंप जलाया। रोशनी होते ही उसने अर्नव की हालत देखी। उसका वह चौड़ा और मजबूत सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर खुशी का दिल दहल गया। अर्नव, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी ने तुरंत घुटनों के बल उठकर अर्नव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अर्नव ने बिना एक पल गंवाए खुशी को इतनी जोर से अपने सीने से लगा लिया जैसे कोई अपनी आखिरी सांस को मुट्ठी में कैद कर रहा हो। वह खुशी के बालों में अपना चेहरा छुपाकर तेज तेज सांसें ले रहा था। खुशी महसूस कर सकती थी कि अर्नव का शरीर अभी भी कांप रहा है। मैंने तुम्हें खो दिया था खुशी, सपने में वो गोली तुम्हें लग गई थी। अर्नव की भारी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो उसकी रूह से निकल रहा था। मैं एक राक्षस हूँ। मैंने तुम्हें रुलाया, तुम्हारे परिवार पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। मेरी वजह से तुम उस खौफनाक मौत के इतने करीब पहुँच गई थी। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। खुशी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने बहुत ही सख्ती से लेकिन प्यार से अर्नव को खुद से थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों में सीधा देखा। क्या कहा आपने? आप मेरे लायक नहीं हैं? खुशी की आवाज़ में एक मीठी सी डांट थी। उसने अपनी उंगलियों से अर्नव के माथे का पसीना पोंछा। मिस्टर रायजादा, मुझे लगा था कि आपका वह फालतू का घमंड ख़त्म हो गया है,
लेकिन आप तो अभी भी अपनी उसी अकड़ में जी रहे हैं कि सब कुछ आप ही तय करेंगे। अगर मैं आपके लायक आपको मानती हूँ तो आप होते कौन हैं यह फैसला करने वाले कि आप मेरे लायक हैं या नहीं। अर्नव अवाक रह गया। इस बेबसी के पल में भी खुशी का यह अंदाज उसे अंदर तक शांत कर रहा था। पर खुशी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, जो आपने किया, वह एक गलत फहमी थी। और जो आपने मेरे लिए किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, वह प्यार था। खुशी ने अर्नव के कांपते हुए होठों पर अपना अंगूठा रखा। आप मुझे उस गिल्ट की वजह से खुद से दूर नहीं कर सकते। आपने मेरे लिए गोली खाई है अर्नव। उस दिन जब मैंने आपको उस खून में लथपथ देखा था, मेरी जान निकल गई थी। अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहते हैं तो इस गिल्ट को इसी पल, इसी रात यहीं दफन कर दीजिए, क्योंकि मुझे मेरा वो अर्नव चाहिए जो मुझसे प्यार भी उसी पागलपन के साथ करे जिस पागलपन से उसने मुझसे नफरत की थी। अर्नव की आंखों से आंसुओं की एक खामोश बूंद छलककर खुशी की उंगलियों पर गिरी। उसने खुशी के हाथों को अपने हाथों में लिया और उनके पोरों को बहुत ही गहराई से चूमा। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा खुशी, यह मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है, अर्नव ने फुसफुसाते हुए कहा। जानती हूँ। खुशी ने मुस्कुराकर अपना सिर वापस अर्नव के सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनों को सुनते हुए उसने आंखें मूंद ली। अर्नव ने भी अपनी बाहें खुशी के इर्द गिर्द लपेट ली। उस रात के बाद अर्नव के उस डरावने सपनों ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी हकीकत उन सपनों से कहीं ज़्यादा हसीन और महफूज थी। कुछ दिन बाद एक नई सुबह। अर्नव अब शारीरिक रूप से काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। उसके घाव भर रहे थे, लेकिन अब उसमें एक नया बदलाव आ गया था। वह अर्नव शिराज़ादा, जिसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, अब खुशी की हर छोटी से छोटी बात का एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन बन गया था। खुशी रसोई में खड़ी थी। उसने अपने दुपट्टे को कमर में बांध रखा और वह पूरी मगन होकर जलेबियां तल रही थी। अर्नव दबे पांव रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह अपने कैजुअल ग्रे लोवर और वाइट टी शर्ट में था। उसने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांधे रखे थे और वह बस एकटक खुशी को निहार रहा था। खुशी के चेहरे पर आई आटे की एक छोटी सी बिंदी, उसके माथे से टपकता पसीने का एक कतरा और कढ़ाई में जलेबी डालते वक्त उसके चेहरे के भाव, अर्नव सब कुछ अपने दिमाग में कैद कर रहा था। तभी कढ़ाई से गर्म तेल की एक छोटी सी छींट उड़कर खुशी की कलाई पर गिरी। आउच! खुशी के मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इससे पहले कि खुशी अपनी कलाई को पानी के नीचे ले जाती, अर्नव बिजली की फुर्ती से उसके पास पहुंच गया। उसने एक झटके से गैस बंद की और खुशी की कलाई को अपने मजबूत हाथों में बेहद नरमी से पकड़ लिया। अर्नव, आप यहाँ कब? चुप रहो, अर्नव ने बहुत ही सख्त लेकिन फिक्र से भरी आवाज़ में कहा। उसकी भवें गुस्से और चिंता से तन गई थी। उसने खुशी की कलाई देखी, जहाँ एक हल्का सा लाल निशान आ गया था। अर्नव का जबड़ा भींच गया। वह बिना कुछ कहे खुशी का हाथ पकड़े उसे सीधा अपने कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। वह खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और खुशी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। खुशी उसे हैरानी से देख रही थी। अरे, यह बस एक छोटी सी छींट है, आप ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मुझे कोई गोली लग गई हो। अर्नव ने बहुत ही गहरी और सुलगती हुई नज़रों से खुशी को देखा। उसने एंटीसेप्टिक क्रीम निकालते हुए कहा, तुम्हारे लिए छोटी सी छींट होगी खुशी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी त्वचा पर आया खरोच का निशान भी ऐसा है जैसे किसी ने मेरे सीने पर खंजर चला दिया हो। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अर्नव की उंगलियां बहुत ही नाजुक तरीके से खुशी की कलाई पर मरहम लगा रही थी। उसकी उंगलियों की वह गर्म छुअन और उसकी आंखों में वह बेइंतहा परवाह देखकर खुशी के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। मरहम लगाने के बाद अर्नव ने खुशी की कलाई को अपने होठों के पास ले जाकर उस लाल निशान के ठीक बगल में एक बहुत ही गहरा और कोमल चुंबन दिया। खुशी की सांसें उसके गले में अटक गई। अर्नव की गर्म सांसें उसकी नब्ज से टकरा रही थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो खुशी, अर्नव ने बिना नजरें उठाए कहा। मैं तुम्हारी इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशी ने अपने दूसरे हाथ से अर्नव के घने बालों को सहलाया। और मुझे आपकी यह फिक्र बहुत अच्छी लगती है मिस्टर आजादा, पर अगर आप ऐसे ही हर छोटी बात पर पैनिक करेंगे
तो मैं तो घर का कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी। अर्नव ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक पुराना पजेसिव गुरूर एक नए और खूबसूरत रूप में लौट आया था। तुम्हें काम करने की ज़रूरत भी क्या है? हवेली में 50 नौकर हैं। तुम सिर्फ मेरी आंखों के सामने रहा करो। खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अर्नव के गाल खींचते हुए कहा, हे देवी मैया, यह लाट साहब तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। अर्नव का गिल्ट तब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता था जब तक वह खुशी के परिवार से उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांग लेता जो उसने उनके साथ की थी। रविवार की सुबह थी। अर्नव खुशी को लेकर सीधा लखनऊ के उस पुराने मोहल्ले में पहुंच गया जहां खुशी का घर था। खुशी की बड़ी बहन पायल और उसके बाबूजी अर्नव को देखकर एक पल के लिए सहम गए। उन्हें अभी भी वो खौफनाक अर्नव याद था जिसने उनके घर का सुकून छीन लिया था। अर्नव ने बिना किसी झिझक के अपने महंगे जूते बाहर उतारे और घर के अंदर दाखिल हुआ। वह सीधा खुशी के बाबूजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। कमरा बिल्कुल खामोश था। इससे पहले कि बाबूजी कुछ कहते, अर्नव सिरहज़ादा वह इंसान जो शहर के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने अपनी पलकें नहीं झुकाता था। उसने धीरे से घुटने टेके और खुशी के बाबूजी के पैरों को छू लिया। खुशी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। ये आप क्या कर रहे हैं बेटा? बाबूजी ने घबरा कर अर्नव के कंधे पकड़े। अर्नव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक सच्चा पछतावा था। मैंने आपके साथ, आपके परिवार के साथ जो भी किया वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे एक साजिश के तहत अंधा कर दिया गया था, लेकिन वह मेरी गलती थी कि मैंने बिना सच जाने आप पर जुल्म किए। मैं अपनी किसी भी हरकत को सही नहीं ठहरा रहा। मैं यहाँ सिर्फ एक मुजरिम की तरह आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। बाबूजी की आंखें भी भर आई। उन्होंने अर्नव को अपने गले से लगा लिया। गलतियाँ इंसान से ही होती है बेटा, और जो गलती मान ले उससे बड़ा कोई नहीं होता। खुशी ने हमें सब बताया है कि कैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी बच्ची को बचाया। हमारे लिए तुम कोई मुजरिम नहीं, हमारे दामाद हो। खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अर्नव ने मुड़कर खुशी को देखा। उसकी आंखों में अब कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसी आज़ादी और सुकून था जो खुशी ने पहले कभी नहीं देखा था। अर्नव ने खुशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और खुशी दौड़कर उसके गले लग गई। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। आज से नफरत का वह आखिरी पन्ना भी जल कर राख हो चुका था। 1 महीने बाद AR डिजाइन्स के हेड ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय बॉस के मिजाज के। आज अर्नव अपनी पत्नी खुशी के साथ दफ्तर आ रहा था। काले रंग की रेंज रोवर ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर रुकी। अर्नव अपनी डार्क ब्लू 3-piece सूट में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम और रुआबदार लग रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह कातिलाना शक्ति नहीं थी। उसने खुद घूमकर खुशी के लिए दरवाज़ा खोला। खुशी ने एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, पूरे ऑफिस के कर्मचारी सामान में खड़े हो गए। अर्नव का एक हाथ बहुत ही अधिकार के साथ खुशी की कमर पर रखा हुआ था। जब वे लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो मार्केटिंग टीम का एक नया लड़का, जिससे अर्नव के गुस्से का अंदाज़ा नहीं था, वह खुशी की उस खूबसूरती को एकटक घूरने लगा। अर्नव की पैनी नज़र से यह बात छुप नहीं सकी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों का रंग अचानक गहरा हो गया। उसने अपनी कमर पर रखी खुशी की पकड़ को और भी सख्त कर दिया। अर्नव, क्या हुआ? खुशी ने उसकी आंखों के बदलते भाव को देखकर पूछा। अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पुराना खौफनाक दरिंदा एक पल के लिए जाग गया था, लेकिन इस बार वह खुशी के लिए नहीं, खुशी की हिफाजत के लिए था। तुम्हारी नज़रें जहाँ होनी चाहिए, अगर वो वहाँ से 1 इंच भी भटकी, अर्नव ने अपनी ठंडी और सर्द आवाज़ में कहा, तो मैं एक सुनिश्चित करूँगा कि तुम दोबारा कुछ देखने लायक ना बचो। अपनी नज़रें नीची रखो। वह लड़का डर के मारे पसीने पसीने हो गया। सॉरी सर, गलती हो गई। अर्नव वापस मुड़ा और खुशी को लेकर लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट के बंद होते ही खुशी ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और अर्नव को घूरने लगी। क्या था यह मिस्टर रायजादा? खुशी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। अर्नव ने बहुत ही आराम से अपनी टाई को ठीक किया और खुशी के बिल्कुल करीब आ गया। क्या? मैंने बस उसे तमीज़ सिखाई। तमीज़ सिखाई?
आप अभी भी उतने ही खड़ूस और पजेसिव हैं, खुशी ने मुंह फुलाते हुए कहा। अर्नव ने अपनी दोनों बाहें लिफ्ट की दीवार पर टिकाकर खुशी को अपने और दीवार के बीच कैद कर लिया। उसकी नज़दीकी और उस डार्क परफ्यूम की महक ने लिफ्ट के उस छोटे से स्पेस में एक गजब की गर्मी पैदा कर दी। मैं पजेसिव हूँ खुशी, अर्नव ने उसके कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, और मैं इसे बदलने भी नहीं वाला। तुम मेरी हो, कोई तुम्हें बुरी नज़र से देखे, यह बात मेरे खून को जला देती है। तुम्हें मेरे इस पागलपन के साथ ही जीना होगा। अर्नव की उस गहरी भारी आवाज़ और उसके होठों की छुअन ने खुशी की सांसों को बेकाबू कर दिया। उसने अर्नव के कोट के कॉलर को पकड़ा और एक बहुत ही नशीली मुस्कान के साथ कहा, मैं इस पागलपन के बिना जीना भी नहीं चाहती। उसी रात मौसम अचानक बदल गया था। लखनऊ के आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई थी। रायजादा हवेली का वह बड़ा सा बेडरूम मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। बालकनी के कांच के दरवाजे खुले थे और ठंडी हवा के झोंके कमरे के पर्दों को उड़ा रहे थे। खुशी नहाकर बाहर आई थी। उसने एक बेहद सफ़ेद रंग का सूती गाउन पहना हुआ था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी सुराहीदार गर्दन तका रही थी। अर्नव बालकनी के पास खड़ा था। जैसे उसने पलटकर खुशी को देखा, उसकी सांसें वहीं थम गई। खुशी की वह सादगी, उसकी भीनी भीनी चमेली की महक और बाहर बरसते हुए पानी की आवाज़ ने कमरे के माहौल को एक बेहद रोमानी और नशीले जादू में बदल दिया था। अर्नव धीरे धीरे चलकर खुशी के पास आया। खुशी की नज़रें अर्नव की उन गहरी भूरी आंखों से टकराई, जिनमें आज नफरत की कोई दीवार नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अथाह समंदर जैसी मोहब्बत थी। अर्नव ने अपना हाथ उठाया और खुशी के बालों से टपकती हुई पानी की एक बूंद को अपनी उंगलियों से पोंछ लिया। उसकी वह गर्म और खुरदरी छुअन खुशी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ा गई। आज भी बारिश हो रही है, अर्नव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ बहुत गहरी और भारी थी। याद है वह रात जब मैं तुम्हें पहली बार इस तरह अपने साथ लाया था? और रात मैं कभी नहीं भूल सकती, खुशी ने अपनी कांपती हुई सांसों के बीच कहा। उस रात आप बहुत डरावने थे और आज। अर्नव ने अपना एक हाथ खुशी की नाजुक कमर पर रखा और उसे अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा कि उनके सीनों के बीच हवा की कोई जगह नहीं बची। आज खुशी ने अपने दोनों हाथ अर्नव के चौड़े कंधों पर रख दिए। आज आप मेरे हैं। अर्नव के होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और जुनूनी मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा खुशी की गर्दन के पास झुकाया। अर्नव की वो बेहद गर्म और भारी सांसें खुशी की नरम त्वचा से टकराई। खुशी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और उसके मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। अर्नव के होठों ने खुशी की गर्दन पर एक बहुत ही गहरा अधिकार भरा किस किया। खुशी के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि वह अर्नव को अपने ही सीने पर महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे इस जिस्म से, तुम्हारी रूह से, तुम्हारी हर एक सांस से प्यार करता हूँ खुशी, अर्नव ने फुसफुसाते हुए कहा और अपने होठों का सफ़र खुशी की गर्दन से होते हुए उसके कांपते हुए होठों तक ले आया। इस बार उनके होठों का मिलन किसी सजा या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं था। उस किस में एक ऐसी गहराई, एक ऐसी इबादत और एक ऐसा जुनून था जो पिछले सारे दर्दों को मिटा रहा था। अर्नव की उंगलियां खुशी के गीले बालों में उलझी हुई थी और खुशी ने खुद को पूरी तरह से उस आग के हवाले कर दिया था जो अब उसे जलाने के लिए नहीं बल्कि सुकून देने के लिए सुलग रही थी। बारिश की तेज आवाज़ और उस बंद कमरे के अंदर गूंजती उन दो बेकाबू धड़कनों की आवाज़ हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। अर्नव ने बिना अपने होठ हटाए खुशी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बिस्तर की नरम चादरों पर लिटा दिया। बाहर आसमान में बिजली कड़की, लेकिन उस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार का एक ऐसा सैलाब था जिसने नफरत के उस पूरे पहाड़ को हमेशा के लिए बहा दिया था। वह घमंडी अर्नव सिराहजादा, जिसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं आता था, आज वह खुशी कुमारी गुप्ता के प्यार के सामने अपनी सारी दुनिया हार चुका था और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत जीत थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। रायजादा हवेली की उन खामोश और ठंडी दीवारों में अब खुशी की हंसी और उसकी पायलों की छन छन गूंजती रहती थी। अर्नव सिंह रायजादा, जिसके लिए कभी सिर्फ फाइलें और सौदे ही सब कुछ थे,
अब अपना हर पल खुशी के इर्द गिर्द बिताना चाहता था। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। एक सुहानी सी दोपहर थी। खुशी आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुखा रही थी और अर्नव बेड पर लेटा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। अचानक खुशी के दिमाग में कुछ आया। उसने तौलिया साइड में रखा और बेड पर अर्नव के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। सुनिए, खुशी ने बहुत ही मासूमियत से अर्नव के बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहा। अगर हमारा भी कोई बच्चा हो तो कितना अच्छा होगा ना। अर्नव ने बिना लैपटॉप से नजरें हटाए बहुत ही रूखे और सीधे अंदाज में जवाब दिया, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। खुशी का मुंह बन गया। क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए। अर्नव ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड में रखकर खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम चाहिए खुशी। मुझे मेरा प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना। तुम मेरी इकलौती जीत हो। खुशी उसकी इस बात पर अंदर ही अंदर पिघल गई, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे तो बच्चा चाहिए, और पता है मुझे ना लड़का ही चाहिए। अर्नव की भौहें सिकुड़ गई। उसने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्यों? लड़का क्यों? लड़की क्यों नहीं? खुशी ने अर्नव के सीने पर अपनी उंगली से गोल गोल डिजाइन बनाते हुए मुंह फुला कर कहा, क्योंकि मुझे एक भयंकर जलन होगी। अगर प्यार करेंगे और मेरी तरफ तो देखेंगे भी नहीं, वो आपकी लाडली बन जाएगी और मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे लड़का चाहिए ताकि मैं उसे प्यार करूं और वो मेरा लाडला बने। खुशी की अजीब लेकिन बेहद प्यारी सी लॉजिक सुनकर अर्नव के सख्त होठों पर एक गहरी दिलकश मुस्कान आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की अपने होने वाले बच्चे से भी अभी से जलन महसूस कर रही है। अर्नव ने एक झटके से खुशी को अपने नीचे कर लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में एक शरारती और सुलगती हुई चमक थी। तुम्हारी इस जलन का तो कोई इलाज नहीं है मिसेज रायजादा। अर्नव ने अपनी गर्म सांसें खुशी के चेहरे पर छोड़ते हुए फुसफुसाया, लेकिन अगर तुम्हें बच्चा चाहिए ही तो चलो, आज बच्चा पैदा कर ही लेते हैं। खुशी की आंखें शर्म से बड़ी हो गई और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। अर्नव का चेहरा खुशी की गर्दन की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां खुशी की कुर्ती की डोरियों को खोलने ही वाली थी कि अचानक रिंग रिंग अर्नव का फ़ोन पागलों की तरफ बजने लगा। अर्नव ने आंखें मींची और फ़ोन को इग्नोर करना चाहा, लेकिन फ़ोन लगातार बज रहा था। अर्नव, फ़ोन उठाइए, शायद अमन जी का कोई ज़रूरी काम हो। खुशी ने अर्नव के कंधों को हल्के से धकेलते हुए कहा। अर्नव ने भयंकर गुस्से में फ़ोन उठाया। ऑफिस में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी और एक विदेशी डेलीगेशन अचानक मीटिंग के लिए आ गया था। अर्नव को तुरंत ऑफिस निकलना था। डैम इट। अर्नव ने फ़ोन बेड पर पटका और गुस्से में अपने बाल पीछे किए। खुशी मुस्कुराई। उसने उठकर अर्नव का कोट उसे पहनाया और उसके गाल को हल्के से चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए और अपना काम शांति से ख़त्म कीजिए। मैं रात को आपका इंतज़ार करूँगी। अर्नव ने खुशी की कमर को एक आखिरी बार कसकर पकड़ा, उसके माथे को चूमा और बिना मन के ऑफिस के लिए निकल गया। रात के 9 बजे, रोमांस और क़यामत। ऑफिस की वो मीटिंग अर्नव के लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। उसका पूरा दिमाग बस हवेली के उस कमरे में अटका हुआ था जहां खुशी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, वो अपनी गाड़ी तूफान की तरह उड़ाता हुआ हवेली पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अर्नव के कदम वहीं जम गए। कमरे की मेन लाइट्स बंद थी और सिर्फ पीले रंग के कुछ डिम लैंप जल रहे थे। हवा में गुलाब और चमेली की एक बेहद नशीली महक घुली हुई थी और सामने खिड़की के पास खुशी खड़ी थी। खुशी ने गहरे लाल रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी उसके बदन से ऐसे लिपटी थी जैसे उसके हुस्न का ही हिस्सा हो। उसकी पीठ का एक बड़ा हिस्सा खुला था और साड़ी का पल्लू उसकी पतली कमर से होता हुआ नीचे गिर रहा था। उसके गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उनमें से पानी की कुछ बूंदें उसकी कमर तक फिसल रही थी। और सच में आज कोई इंसान नहीं, क़यामत लग रही थी। अर्नव के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसकी सांसें भारी हो गई। उसने धीरे से दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। अर्नव के भारी कदमों की आहट और दरवाजे के लॉक होने की आवाज़ सुनकर खुशी के शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो अपनी जगह से पलटी नहीं। अर्नव धीरे धीरे चलता हुआ खुशी के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी वो मर्दाना डार्क परफ्यूम की खुशबू ने खुशी के होश उड़ाने शुरू कर दिए थे। अर्नव इतना करीब था कि खुशी को उसकी गर्म सांसें अपनी नंगी पीठ पर महसूस हो रही थी।
अर्नव ने अपना चेहरा खुशी के कंधे के पास झुकाया। उसने बिना छुए सिर्फ अपनी गर्म सांसों से खुशी के उस नंगे मुलायम कंधे को सहलाया। खुशी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसके मुंह से एक हल्की सी कांपती हुई आह निकल गई। अगले ही पल अर्नव के गर्म होठों ने खुशी के उस कंधे पर एक गहरा और बहुत ही नाजुक किस दिया। तुम जान ले लोगी मेरी, अर्नव ने खुशी के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा जुनूनी नशा था जिसे बच पाना नामुमकिन था। अर्नव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और खुशी की साड़ी के पल्लू को धीरे से खिसका दिया। उसने खुशी के उन गीले और घने बालों को अपनी उंगलियों में पिरोया और उन्हें बहुत ही नजाकत से एक तरफ कर दिया, जिससे खुशी की पूरी गर्दन और पीठ उसके सामने बेपर्दा हो गई। अर्नव की खुरदरी उंगलियों का स्पर्श जब खुशी की रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे तक गया तो खुशी ने अपने दोनों हाथों से खिड़की के ग्रिल को कसकर पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। फिर अर्नव ने खुशी की कमर में अपने दोनों हाथ डाले और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। खुशी की आंखें झुक गई। उसका सीना तेज तेज सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। अर्नव ने अपनी एक उंगली से खुशी की ठुड्डी को उठाया और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। अर्नव की उन गहरी सुलगती हुई आंखों में आज वो सारा गुरूर पिघल चुका था और वहाँ सिर्फ एक बेकाबू और आसी खड़ा था। मैं दिन भर इस पल का इंतजार करता रहा खुशी, अर्नव ने कहा और बिना एक सेकेंड गवाए अपने होठ खुशी के होठों पर रख दिए। खुशी ने अपने दोनों हाथ अर्नव के घने बालों में फंसा लिए और खुद को पूरी तरह से उस आग के हवाले कर दिया। अर्नव ने खुशी को हवा में उठा लिया और उसके होठों को चूमते हुए ही उसे लेकर सीधे बेड की तरफ बढ़ा। उस रात उस कमरे की दीवारों ने नफरत का कोई शोर नहीं, बल्कि बेइंतहा मोहब्बत और दो दिलों के एक हो जाने की वो धड़कनें सुनी जो हमेशा के लिए एक दूसरे के नाम हो चुकी थी। खुशी की बात आखिरकार सच हो ही गई। रायजादा हवेली में खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दी, क्योंकि खुशी प्रेग्नेंट थी। लेकिन यह प्रेगनेंसी अर्नव सिंह रायजादा के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं थी। जो अर्नव एक इशारे पर पूरी दुनिया को हिला देता था, वो अब अपनी पत्नी की उंगलियों पर नाच रहा था। खुशी के मूड स्विंग्स और उसकी अजीबोगरीब फरमाइशों ने अर्नव के पसीने छुड़ा दिए थे। रात के 2 बज रहे थे। अर्नव गहरी नींद में था। तभी खुशी ने उसे जोर से हिलाकर उठाया। अर्नव, अर्नव उठिए ना। अर्नव घबरा कर उठ बैठा। क्या हुआ खुशी, दर्द हो रहा है? डॉक्टर को फ़ोन करूं? अरे नहीं, खुशी ने मुंह फुलाते हुए कहा। मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं, और वो भी तीखे वाले, लाल चटनी के साथ, अभी के अभी। अर्नव ने अपनी आंखें मींची। खुशी, रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त पूरा लखनऊ सो रहा है। गोलगप्पे वाला कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता। आपके बच्चे को गोलगप्पे खाने हैं। अगर आपने ला कर नहीं दिए ना, तो मैं पूरी रात रोने वाली हूँ। खुशी ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और आंसुओं की झूठी एक्टिंग शुरू कर दी। मजबूरन शहर के सबसे बड़े माफिया किंग को रात के 2 बजे अपने गार्ड्स को लेकर पूरे शहर में एक गोलगप्पे वाले को ढूंढना पड़ा और उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर घर लाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, कभी खुशी अर्नव को अपने पास बैठाकर भजन गाने को कहती, तो कभी रात को 3 बजे उठाकर कहती कि अर्नव देखिए ना, बच्चा लात मार रहा है। और जब अर्नव नींद में अपना हाथ उसके पेट पर रखता तो खुशी हंसने लगती। अरे अब वो सो गया। अर्नव कभी झुंझलाता, कभी गुस्सा करने की कोशिश करता, लेकिन जब वो खुशी के उस उभरे हुए पेट को देखता और उसके चेहरे की चमक को देखता तो उसका सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता। वो बिना कुछ कहे खुशी के पैरों की मालिश करता, उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता और उसकी हर पागलपंती को सहता। आखिर वो दिन आ ही गया। हॉस्पिटल का VIP फ्लोर पूरी तरह से बुक था। अर्नव ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऐसे चक्कर काट रहा था जैसे कोई आम इंसान हो। उसके चेहरे पर खौफ था। वो पसीने से नहाया हुआ था। उसे अंदर से खुशी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जो उसके दिल को चीर रही थी। डैम इट, डॉक्टर अंदर क्या कर रहे हैं? अर्नव चिल्लाया। तभी अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के एक साथ रोने की आवाज़। डॉक्टर बाहर आए और उन्हें अर्नव को मुस्कुराते हुए देखा। बधाई हो मिस्टर रायजादा, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है और आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़का और लड़की? वो बिना कुछ कहे सीधे कमरे के अंदर भागा। खुशी बेड पर लेटी हुई थी।
वो बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी। उसके दोनों तरफ दो नन्हे नन्हे बच्चे लिपटे हुए रखे थे। अर्नव के घुटने जमीन पर टिक गए। वो खुशी के पास गया और उसका माथा चूम लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तुमने कर दिखाया खुशी, तुम ठीक हो? अर्नव ने फफकते हुए कहा। खुशी ने मुस्कुराते हुए एक बच्चा अर्नव की गोद में दिया। ये लीजिए अपनी लाडली बेटी, पर याद रखिएगा मिस्टर रायजादा, मैंने कहा था ना, मुझे जलन बहुत होती है। अगर आपने इसे मुझसे ज़्यादा प्यार किया तो मैं अपने इस लाडले बेटे के साथ मायके चली जाऊंगी। अर्नव अपनी उस छोटी सी परी को गोद में लेकर ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा हो। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और फिर खुशी की तरफ देखा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता खुशी, मेरी ये बेटी भी नहीं, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन रायजादा हवेली का वो नफरत और गुरूर का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। अर्नव की वो अंधेरी दुनिया पूरी तरह से रोशन हो चुकी थी। एक लड़का, एक लड़की और उसकी वो पागल सी सनका देवी खुशी। अर्नव सिंह रायजादा की दुनिया अब पूरी हो चुकी थी।